हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन ये बहुत सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं AS7 पर। देखिए AS7 में हम लोगों को पढ़ना है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता है, कोई चीज़ बिल्ड करने को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे हाईवे बनते हैं, रोड्स बनती है, ये हॉस्पिटल, स्कूल्स, सोसाइटीज़, ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये सब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्टर कैसे करे वो हम लोगों को समझना है। देखिए एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो तो कॉन्ट्रैक्टी है और जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला वो कॉन्ट्रैक्टर है। तो हम लोग यहाँ पर किसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में वो प्रोजेक्ट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी जो उसको मिले हुए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, या तो उसमें कोई एक असेट हो सकती है, जैसे आपको यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रही है बनती हुई, तो चाहे वो एक असेट हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स हो दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। यहाँ पर देखिए एक सोसाइटी बन रही है, उसमें 3-4 अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और सब ब्लॉक्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, मतलब एक ही प्रोजेक्ट मिलता है कि आपको यहाँ पर A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक बनाने हैं जिसमें 15-20 फ्लोर्स होंगे और हर फ्लोर पर एरिया सेम रहता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स हो गया दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। तो उसमें एक असेट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? अब एक दो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स। यहाँ पर आपको एक आर्किटेक्ट दिखाई दे रहा होगा फोटो में, तो ये कह रहा है कि इससे रिलेटेड कोई और सर्विस होती है कंस्ट्रक्शन में, जैसे इंजीनियर की सर्विस, आर्किटेक्ट की सर्विस, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। अच्छा, आपने एक दो साल पुरानी न्यूज़ है, सुनी हो शायद, नोएडा में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसको डिमोलिश करा था, ठीक है, उसको खत्म, मतलब गिराया गया था बिल्डिंग को कोर्ट के ऑर्डर पर। 1-2 साल पुरानी न्यूज़ है। तो ये डिमोलिशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, आसपास के जगह को खाली कराया जाता है, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आएगा। तो कोई चीज़ बनाने के साथ साथ कोई चीज़ डिमोलिश करना भी क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहा है। वही बात यहाँ लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ असेट्स एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट फॉलोइंग द डिमोलिशन ऑफ असेट्स। उसके बाद एनवायरमेंट को, ठीक है, रिस्टोर करना, ठीक है, वो वहां पर जो मलबा वगैरह हो गया उसको, ठीक है, वहां से हटवाना, वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ही आएगा। आई बात समझ में? ये थोड़ी 1-2 पॉइंट्स थ्योरी के हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार जस्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, ये इसमें ये बता रखा है अगर नंबर ऑफ असेट्स है एक कॉन्ट्रैक्ट में तो कब उसको सिंगल प्रोजेक्ट मानेंगे, कब उसको अलग अलग मानेंगे, वो हम लोगों को बस ये पढ़ना है कि कब उसकी अकाउंटिंग एक साथ कर सकते हो आप, कब उसकी आपको अकाउंटिंग अलग अलग करनी पड़ेगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ असेट्स हैं, हर असेट को अलग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कब? सेपरेट प्रपोजल सबमिट हुआ हो, हर असेट का नेगोशिएशन अलग हो और सबके कॉस्ट और रेवेन्यू अलग से आइडेंटिफाई किए जा सकते हो। हर असेट उसमें जो है उसके अलग से, ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट ने कहा आप 3 हाईवेज बनाइए और तीनों हाईवेज अलग अलग जगह पे बोले, ठीक है, 3 हाईवे बनाइए, नहीं तो 3 फ्लाईओवर का काम दिया कि आपको 3 फ्लाईओवर बनाने हैं, अलग कॉस्ट आएगी उनकी, अलग उसका रेवेन्यू है, सब कुछ अलग अलग डिसाइडेड है, तो तीनों को अलग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन a group of contracts whether with a single customer or with several customers, उसको कब सिंगल मानेंगे हम? जब ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएट, एक सिंगल पैकेज है, ठीक है, एक ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है तीनों पर मिलाकर, कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म्ड कॉन्करेंटली ऑन इन अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस, और एक साथ करे जाते हैं या एक के बाद एक करे जाते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता। ऐसी चीजें जब होती है तब उसको सिंगल मान सकते हो, उसकी अकाउंटिंग आप कर सकते हो एक साथ। अगर बाद में कोई और असेट ऐड कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट माने या उसी में ऐड कर दें, पुरानी वाली अकाउंटिंग में ही जो आप पुराना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसी के साथ उसकी अकाउंटिंग कर लें या अलग से उसकी अकाउंटिंग करें। तो कहते हैं असेट डिफर सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन। अगर वो बिल्कुल अलग सा है कोई असेट, ठीक है, या फिर उसका प्राइस अलग से नेगोशिएट हुआ है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो फिर उसको अलग मानो, अदरवाइज उसको साथ ही ले सकते हो। आई बात समझ में? तो ये तीनों पॉइंट कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, बस एक थ्योरेटिकल था। अब आगे की चीज इंपॉर्टेंट आएगी इसमें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं?
एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने किसी को काम दिया कि आपको यहाँ से वहाँ तक का एक हाईवे बनाना है और उसके आपको इतने पैसे हम देंगे, मतलब कॉस्ट वगैरह सब लगा ली जाती है, उसका प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लिया जाता है और एक वैल्यू पर आ गए वो लोग कि उसको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये 100 करोड़ क्या हो गया, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो कभी डिफर ही नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल पत्थर की लकीर है, 100 करोड़ रुपए ही देगी गवर्नमेंट। फिक्स प्राइस मतलब एक प्राइस डिसाइड हो गया। ऑब्वियसली कोई चेंजेस अगर कुछ होते हैं तो उसकी वजह से ठीक है प्राइस भी हिलेगा। कैसे चेंजेस हो सकते हैं, देखिए क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में ना ऐसा एक एस्केलेशन का क्लॉज होता है। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, क्लॉज मतलब एक कंडीशन होती है, जैसे आपके इनकम टैक्स एक्ट में क्लॉजेज होते हैं। क्लॉज मतलब एक कंडीशन होती है इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में कि अगर मटेरियल के लेबर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए 1-2 साल में तो फिर उसके लिए कंपनसेट कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। ठीक है, अब वो कितना करेगा, पूरा करेगा या एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपस में म्यूचुअली। कई बार पूरा भी होता है, कई बार उसका 50%, कई बार उसका 30% ऐसे डिसाइड किया जाता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कोई 10 दिन का 15 दिन का तो होता नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं बनने में किसी एसेट को। आ गई बात समझ में। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक प्राइस डिसाइड हो गया। ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू चेंजेस। Contractor agrees to a fixed contract price or a fixed rate per unit of output which may be subject to cost escalation। तो एग्जाम्पल NHAI अलॉट करता है कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाने में 5 करोड़ रुपए की। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कब दिए जाते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट तब दिए जाते हैं जब अभी कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना मुमकिन नहीं है। तो अगर कॉस्ट ही नहीं पता लगा सकते अभी तो कैसे ये बता दे कि आपको इतने में ये काम करना है। कहीं पता नहीं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान, कॉस्ट कम आई तो जिसने काम दिया है उसका नुकसान कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया कॉन्ट्रैक्टर ने। तो अगर कॉस्ट का एस्टीमेट नहीं लगाया जाता तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि आपका जितना भी खर्चा लगेगा उसमें हम 6% ऐड कर देंगे, उसमें हम 7% ऐड कर देंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली मेट्रो ने जयपुर मेट्रो बनाई थी, डीएमआरसी ने जेएमआरसी का फर्स्ट फेज बनाया था, तो उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो यही वाला मिला था, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि उस टाइम पर एस्टीमेट लगाना बड़ा मुश्किल था, नई जगह पे मेट्रो बन रही थी। तो कॉन्ट्रैक्टर इज रिम्बर्स फॉर अलाउएबल और अदरवाइज डिफाइंड कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ दीज कॉस्ट और अ फिक्स्ड फी। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड गिव्स वर्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एट कॉस्ट प्लस 5%। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है, अब देखिए जैसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, उससे प्रॉफिट निकल के आता है। सेल लिखता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखता है, उससे उसका प्रॉफिट निकलता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, उस दोनों लिखेगा तो उससे उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू की बात करते हैं, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दी, यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू मतलब सेल्स। क्या क्या होता है उसमें, एग्रीड प्राइस, पहले कितना प्राइस एग्री करा, वो या तो फिक्स प्राइस होगा या कॉस्ट प्लस वाला होगा, तो ये एग्रीड प्राइस आया। अब इसमें कॉस्ट एस्केलेशन जितनी एग्रीड है, ठीक है, जो भी आपस में एग्री हुआ है कि कितनी एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट ही देगा कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, वो प्लस कोई क्लेम आ जाता है। तो क्लेम क्या हो सकता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हाईवे बनाना था, अब हाईवे बनाने के बीच में जब बन रहा था तो पता चला एक जगह जहां पर जमीन खोदी तो किसी और डिपार्टमेंट के वहां पर तार वगैरह जा रहे हैं, जैसे बिजली के तार, टेलीफोन के तार या गैस की पाइपलाइन, तो उसको वहां से शिफ्ट करना होता है, तो उसको बोला जाता है यूटिलिटी शिफ्टिंग। तो उसका भी खर्चा लगता है, उसका अलग से देती है गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं था, वो तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ निकल के आ जाएगा, तो अलग से कुछ और खर्चा कर देता है वो कॉन्ट्रैक्टर, तो वो भी क्लेम मिलता है। प्लस माइनस ये एक ही होगा, या तो इंसेंटिव मिलेगा या पेनल्टी लगेगी। इंसेंटिव कई बार रख दिया जाता है कि ठीक है वैसे 3 साल का काम है, आप अगर 2.5 साल में कर दोगे तो आपको इतने रुपए फालतू देंगे हम, ठीक है। पेनल्टी कब होती है, पेनल्टी तब होती है जब वो कॉन्ट्रैक्टर टाइमली काम कंप्लीट नहीं कर पाता जितना एग्रीमेंट में होता है। पेनल्टी को कॉन्ट्रैक्ट्स में एक और वर्ड से बोला जाता है लिक्विडिटी डैमेजेस, लिक्विडिटी एलडी, लिक्विडिटी डैमेजेस, ठीक है। लास्ट में प्लस माइनस एडजस्टेड फॉर वेरिएशंस, अगर कोई स्कोप चेंज हो जाता है, स्कोप चेंज कब हो सकता है, जैसे
हाईवे का काम दिया, बीच में अब जहाँ से वो गुजरना था हाईवे, वहाँ पर लोगों के घर आ रहे थे, तो कंपलसरी एक्विजिशन करना होता है, वहाँ से लोगों को हटाकर दूसरी जगह भेजना होता है, उनको पैसे देते हैं, लेकिन वो लोग अड़ गए और बहुत ज़्यादा उन प्रोटेस्ट करने लगे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं भैया यहाँ से छोड़ो, हाईवे दूसरी जगह से निकाल लो। तो स्कोप चेंज हो गया। स्कोप चेंज होने की वजह से वैल्यू बढ़ भी सकती है कॉन्ट्रैक्ट की, घट भी सकती है। ठीक है, तो लाइक ड्यू टू चेंज इन स्कोप। आइए इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं अपने स्टडी मटेरियल की। AB कॉन्ट्रैक्टर्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट on 1st January 2021 with XY to construct a 5-storied building. Under the contract, AB is required to complete the construction in 3 years. उसको 3 साल में कंप्लीट करना है। 1 जनवरी 2021 को काम दिया, 31 दिसंबर 2023 तक करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। क्या इंफॉर्मेशन है? फिक्स प्राइस एग्री करा उन्होंने 5 करोड़ रुपए का। मटीरियल कॉस्ट एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटीरियल कॉस्ट। क्या एग्री करा कि मटीरियल कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो 20% तक तो कॉन्ट्रैक्टर देगा कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है। लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस जो बढ़ेंगे, ठीक है, 30% तक बढ़ेंगे तो हम देंगे, लेकिन उससे ऊपर बढ़ गए तो वो फिर कॉन्ट्रैक्टर देखे। इन केस AB इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 years and 10 months, it will be entitled for an additional incentive of 50 लाख रुपीज। अगर वो 2 साल 10 महीने में काम कंप्लीट कर देता है तो उसको 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए एग्री किया गया है। हाउएवर इन केस कंस्ट्रक्शन इज डिलेड बियॉन्ड 3 years and 2 months, लेकिन 3 साल तो एग्रीड है, 3 साल से 2 महीने और ले लिए। ठीक है, 3 साल 2 महीने से ऊपर अगर हो जाएगा तो फिर उसको पेनल्टी चार्ज करी जाएगी 20 लाख रुपए। At the start of the contract, AB has a reason to believe that the construction will be completed in 2 years 8 months. लेकिन ठीक है, जब स्टार्ट हुआ तो AB के पास एक रीजन है ये देखने के लिए कि कंस्ट्रक्शन में 2 साल 8 महीने में कंप्लीट कर दूंगा। Assume that the construction was actually completed in 2 years 9 months. लेकिन अज्यूम करिए कि कंस्ट्रक्शन 2 साल 9 महीने में कंप्लीट हो गई। अगर 2 साल 10 महीने के अंदर अंदर हो गई तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये तो 2 साल 9 महीने में हुई है, इंसेंटिव मिलेगा फिर तो। ठीक है, फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.20 करोड़ बेस्ड ऑन द इनिशियल मिनिमम वेजेस। अच्छा देखो, लेबर के वेजेस 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे, तो क्या ये भी हम इंक्लूड करेंगे? नहीं, ये तो फिक्स प्राइस जो एग्रीड है 5 करोड़ रुपए, वो फिर बताया ही किस चीज का है कॉन्ट्रैक्टर ने? वो इन सब चीजों का ही तो बताया है। आप कॉस्ट शीट बनाते हो, कॉस्टिंग अगर आप पढ़ते होंगे तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, फिर लास्ट में प्रॉफिट मार्जिन, वही करके तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मैं 5 करोड़ रुपए लूंगा। तो फिर लेबर कॉस्ट अलग से कैसी? तो ये 1 करोड़ 20 लाख कहीं ऐड मत कर देना गलती से। हाउएवर द कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। लेकिन हाँ, ये वाले दाम 25% बढ़ गए। 1 करोड़ 20 लाख पहले सोच के चल रहा था कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कितने बढ़ गए? 25% बढ़ गए। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्टी देगा? कॉन्ट्रैक्टी ने कहा था कि मैं लेबर कॉस्ट 30% तक तो दे दूंगा, तो 25% इसका मतलब देगा बिल्कुल। मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। मटेरियल कॉस्ट तो 40% बढ़ गई। टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू 40% इज 80 लाख। और कितनी बढ़ गई? 80 लाख रुपए। तो 80 लाख कितना है? 40% है। मटेरियल कॉस्ट कितना एग्री किया था एस्केलेशन? 20% एग्री किया था, तो 20% तक तो कॉन्ट्रैक्ट ही देगा कॉन्ट्रैक्टर को, बाकी नहीं देगा। ठीक है, लेबर कॉस्ट में आपको टोटल कॉस्ट गिवन है 1 करोड़ 20 लाख, मटेरियल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट गिवन नहीं है, कितना बड़ा वो गिवन है। थोड़ा लैंग्वेज पढ़ा करो। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन द अबव केस। तो आपको बताना है इसमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, ये हटा लेता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, assume that in the year 2022 XY requested AB to increase the scope of the contract। अब वो कहता है कि उसको रिक्वेस्ट की गई कि स्कोप बढ़ा लो कॉन्ट्रैक्ट का। An additional floor is required to be constructed and there is an increase in contract fee by 1 करोड़ रुपए। एक एडिशनल फ्लोर बना रहा है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट की फी बढ़ गई 1 करोड़ रुपए से। AB has incurred a cost of 20 lakh for getting the local authority approval which it will be entitled to claim from XY।
एक और उसको 20 लाख रुपए कहीं से अप्रूवल वगैरह लाने में लगे, जिसको वो क्लेम करेगा XY से इन एडिशन टू इंक्रीज इन फिक्स्ड फी। आपको कहता है अब फिर निकालो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, मतलब 2 बार निकालना, एक बार तो अबव केस में यहाँ, एक बार फिर यहाँ पर। आई बात समझ में? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इसमें सब कुछ रुपीज इन करोड़ दे रखा है, तो रुपीज इन करोड़ लिखेंगे। सबसे पहले देखिए फिक्स्ड फी कितने की थी? फिक्स्ड फी थी 5 करोड़ रुपए की, प्लस इसमें फिर एस्केलेशन ऐड हुआ मटेरियल का। मटेरियल का एस्केलेशन कितना था? मटेरियल ना 80 लाख रुपए बढ़ा है, ये लिखा था ना कहीं, 80 लाख रुपए बढ़ा, लेकिन ये 80 लाख तो 40% बढ़ा है, हमें तो केवल 20% ही मिलेगा। ठीक है, तो 20% तक अलाउड है, तो ये कितना हो गया? 0.40 लाख, 0.40 करोड़। ठीक है, लेबर की कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 1 करोड़ 20 लाख थी ऑलरेडी एग्रीड, उसमें 25% बढ़ गई। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख की 25% बढ़ गई, तो ये 0.30 बढ़ गई कॉस्ट लेबर की। आई बात समझ में? तो फिक्स प्राइस, मटेरियल, लेबर, ये सब हो गया। अब इसके बाद उसको इंसेंटिव मिलेगा 50 लाख का। इंसेंटिव मिलेगा 50 लाख रुपीस का। पेनल्टी तो लगेगी नहीं और कुछ दे नहीं रखा, तो ये आ जाएगा इसका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ठीक है, ये सबसे पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये कितना हो गया? 6.20 का रेवेन्यू हो गया। अब इसमें हम फिर ऐड करेंगे क्या? जो चेंज इन स्कोप हुआ है उससे इसकी वैल्यू और बढ़ गई। ठीक है, तो चेंज इन स्कोप से 1 करोड़ रुपए बढ़ गई वैल्यू, प्लस एक और वो क्लेम भी करेगा। कितना क्लेम करेगा? 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए वो क्लेम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अब फिर आ गया नया वाला, ये कितना आ जाएगा? 7.40 करोड़। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी। जैसे मैंने कहा ना, नॉर्मल बिजनेसमैन का सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या आएगा? वो कॉस्ट जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, वो सारी कॉस्ट आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है, वो कॉस्ट जो स्पेसिफिकली पता है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर, जिस साइट पर ये कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है, वहां पर जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो तो है ही, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी ही बनेगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी होती है कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर की एक कॉस्ट लग रही है, बट वो 2-3 प्रोजेक्ट्स पर लग रही है, तो उसको इन 2-3 प्रोजेक्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि सबका अलग अलग प्रॉफिट निकाल पाए। ऐसी कौन सी कॉस्ट हो सकती है? जैसे एक सुपरवाइजर लगा रखा है कॉन्ट्रैक्टर ने, जो 3 प्रोजेक्ट्स हाथ में ले रखे हैं उसने, वो 3 प्रोजेक्ट्स देखता है, कभी उस साइट पर जाता है, कभी उस साइट पर जाता है, कभी उस पर जाता है, तीनों पर वो इक्वली टाइम लगाता है। तो जो उसको सैलरी मिल रही है, वो सैलरी तीनों में डिवाइड होगी कॉन्ट्रैक्ट्स में, तभी उन कॉन्ट्रैक्ट्स का खर्चा निकल पाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो ऐसी कोई कॉमन कॉस्ट होती है जो सब में, जैसे इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस अगर ओवरऑल ले लिया एक साथ सारी मशीन्स का, जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट में लग रही है उसके, तो उसको इंश्योरेंस का खर्चा डिवाइड करना पड़ेगा तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये तरीका होता है। तो ये हो गई जनरल कॉस्ट जो डिवाइड करनी है, एक स्पेसिफिक कॉस्ट, और अगर कोई और खर्चा लगता है तो। अब कोई और खर्चा कैसे लग गया? मतलब ऐसा कोई खर्चा जो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर को मिल ही जाएगा अपने कॉन्ट्रैक्टी से। जैसे क्या है, कॉन्ट्रैक्टी का कोई ऑडिटर था, क्योंकि उन लोगों के लिए तो ये खर्चा है, हमारे लिए तो इनकम है प्रोजेक्ट करना, तो वो कॉन्ट्रैक्टी का ऑडिटर विजिट करना चाहता है साइट पर, देखना चाहता है क्या काम चल रहा है। तो वो आया, अब वो आया तो उसको ये तो नहीं कहेंगे कि खर्चा हम नहीं करेंगे, वो तो आप तो उसके ऑडिटर हो, तो हमने थोड़ा बहुत खर्चा कर दिया, बट कॉन्ट्रैक्टी ने कहा था कि अगर आप जो भी खर्चा करो हम आपको पे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे ऑडिटर से, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्टी के।
ठीक है। तो ऐसी भी कुछ कॉस्ट होती है तो वो भी इंक्लूड करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मैंने आपको समझा ही दिया। एक तो डायरेक्टली रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे साइट की लेबर, साइट पे जो मटेरियल है, साइट पे जो प्लांट है उसका डेप्रीसिएशन, या फिर जनरल कॉस्ट जो एलोकेट कर सकते हैं जैसे इंश्योरेंस या कंस्ट्रक्शन के ओवरहेड्स। ठीक है। अदर कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर लाइक एक्सपेंसेस ऑन विजिट बाय ऑडिटर। आई बात समझ में? अब रिकॉग्नाइज कैसे करना है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। आपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू समझा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस समझे, इसको रिकॉग्निशन की बारी आती है। तो पहले कहा गया कि क्या आप एस्टीमेट निकाल सकते हो कि फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। जो भी फाइनल आउटकम, जैसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हम पहले या दूसरे साल में खड़े हैं, तो क्या आपको पूरा फाइनल आउटकम पता है? अगर फाइनल आउटकम पता है तो क्या होगा, और अगर आपको फाइनल आउटकम नहीं पता तो क्या होगा, वो डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये बताइए फाइनल आउटकम पता है, इसे कैसे मालूम करें कि फाइनल आउटकम पता है। तो उसकी डेफिनेशन दी एएस ने, एस्टीमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड रिलायबली। कब मानेंगे कि आप एस्टीमेट रिलायबली कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को? फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो पूरे 5 साल बाद जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका रेवेन्यू कितने होने वाला है। ठीक है। कॉस्ट इंकर्ड कितनी है, कैन बी मेजर्ड, कितनी आप कॉस्ट इंकर कर चुके, कितनी और करोगे, स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन एंड रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू कितना होने वाला है, कितनी कॉस्ट आप कर चुके, कितनी कॉस्ट और होगी, एंड इट इज प्रोबेबल अबाउट रिकवरी। रिकवरी प्रोबेबल है कि यहाँ पैसा रिकवर होगा, उसमें कोई शक नहीं है अगर आपको कि भाई पैसा तो रिकवर होगा। अगर वही चांस नहीं है तो फिर वो बैड डेट्स की तरह ही हो गया। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में केवल 2 चीज रखी, एक तो प्रोबेबल अबाउट, ये यहां से हट गया होगा, प्रोबेबल अबाउट रिकवरी एंड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड कैन बी मेजर्ड। देखो ऊपर वाला एक तो ये रखा, एक ये रखा, ये दोनों नहीं रखे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। आप समझो बात को डिटेल में। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड, कह रहा कोई बात नहीं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप रेवेन्यू मेजर नहीं कर सकते तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जितनी कॉस्ट लगेगी प्लस परसेंटेज कर सामने वाला आपको देता रहेगा। तो अभी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नहीं भी पता तो क्या हो गया, कॉस्ट तो पता है, प्लस परसेंटेज कर दो और आपका अभी तक का रेवेन्यू तो आ जाएगा। दूसरी बात कहता कितनी और कॉस्ट लगने वाली है वो नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जितनी लगती रहेगी उसको प्लस कर करके वो देता रहेगा आपको पैसे। समझ में आई बात? लेकिन फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ये चारों चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो हम मान लेंगे कि आप एस्टीमेट निकाल सकते हो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना होने वाला है। ठीक है। तो हम अगर जैसे दूसरे साल में खड़े हैं, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो दूसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कितने रिकॉग्नाइज करें बुक्स में, इस बात की बात चल रही है। दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, पहले साल में। ठीक है, यही तो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे तो क्या करना पड़ेगा आपको? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा कि कितना काम कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो एक तो अकाउंटिंग वाला मेथड है, कितना काम कंप्लीट हो गया उसके लिए निकालने के लिए। कैसे? जैसे टोटल कॉस्ट लगनी थी 5,000 रुपए की, अभी तक लग चुकी है 2,000 रुपए की, तो 2,000 कॉस्ट लग चुकी, 5,000 टोटल लगनी है। तो ये ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 40% काम। एक तो ऐसे निकाल लो आप, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। एस्टिमेटेड टोटल में क्या आएगा? कितनी कर चुके और कितनी और करनी है। ठीक है। या फिर दूसरे तरीके के मेथड जो अकाउंटिंग से बिलोंग नहीं करते, एक तो सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, सर्वे करवा के कितना काम हुआ है, या फिर फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। ठीक है, कितना फिजिकली काम हो गया है उसको देखकर। ठीक है, ये सब इंजीनियर्स कर दे सकते हैं। सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म या कंप्लीशन ऑफ फिजिकल, तो वो एक परसेंटेज देते हैं। एक आपको पता है जिसने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बाद में ऑडिट पे जाओगे तो आप देखोगे एक MPR बनती है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसमें लिखा होता है फिजिकल प्रोग्रेस इतनी हो गई, तो उसके अकॉर्डिंगली ठीक है रेवेन्यू बुक करा जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर फाइनल एस्टीमेट नहीं निकाला जा सकता, ये जो एस्टीमेट है अभी की पता नहीं कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होने वाला है, हमारे को अभी नहीं पता, अगर ऐसी बात है तो फिर आप उतना ही जितना आपने खर्चे कर दिए, आपको अगर ये पता है कि ये जो मैंने खर्चे करे उसमें से कितने पैसे सामने वाला देने को एग्री कर रहा है, कोई चिक नहीं कर रहा कि वो दे देगा पैसे, तो बस उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। मतलब जैसे अभी तक आपने अगर 50 लाख का खर्चा कर दिया
और कॉन्ट्रैक्टी जो है वो मान चुका है 35 लाख तक कि हाँ 35 लाख तो मैं मानता हूँ आपके लगेंगे, तो 35 लाख तक तो आपको एग्री है कि वो पैसा मिल जाएगा, 35 लाख आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो जस्ट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू टू द एक्सटेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज रिकवरेबल। आई बात समझ में? अभी इतना डिफिकल्ट अगर बेबी आपको लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करोगे तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इतना टेक्निकल कुछ है नहीं इसमें। एक दो नोट और डिस्कस कर लेते हैं हम इसके। पहला पॉइंट है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड जो है वो क्यूमुलेटिवली अप्लाई किया जाएगा। जैसे पहले साल में 40% काम हो गया, अगले साल तक 55% काम हो गया, तीसरे साल तक 78% काम हो गया, इस तरीके से परसेंटेज लिखी जाएगी। परसेंटेज ऐसे नहीं लिखेंगे इस साल कितने परसेंट काम हुआ, नहीं, क्यूमुलेटिवली चलती रहेगी। और क्या करेंगे, क्यूमुलेटिवली चलाकर कहेंगे अच्छा पीछे रेवेन्यू इतना रिकॉग्नाइज करिए है, पीछे इतनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करिए है, वो माइनस करते रहो, इस साल का रेवेन्यू आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। आई बात समझ में? क्यूमुलेटिवली चलाएंगे परसेंटेज को और जितना जितना पिछले सालों में रिकॉग्नाइज करती है वो माइनस करते रहेंगे। क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा आपको समझ में। एनी कॉस्ट इंकर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज असेट प्रोवाइडेड इट इज रिकवरेबल। आपने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जो भी आप क्लेम ही नहीं कर सकते अपने कॉन्ट्रैक्टी से, क्योंकि वो कह रहे हैं ये तो आगे का खर्चा था, तो आपने अभी कर दिया तो वो एक असेट है, ठीक है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है, वो बाद में रिकवर होगा। लेकिन अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पहले रिकॉग्नाइज कर दिया था, बाद में कोई ऐसी दिक्कत हुई, वो रिकवर नहीं होना, एक तरीके बेड डेट हो गए आपके वो, है ना। तो अगर वो रिकवर नहीं होना तो रेवेन्यू अब उस साल में जाकर तो चेंज करके नहीं आओगे जिस साल में रेवेन्यू लिख दिया था आपने, तो अब करंट ईयर में आप उसको एक्सपेंस बना दोगे। तो रेवेन्यू अगर पहले रिकॉग्नाइज किया था, बाद में अनकलेक्टेबल हो जाए तो इट इज रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ वाला, वो क्या कहता है, इफ इट्स प्रोबेबल दैट, अगर ये पता चल जाए आपको, जिस साल में ये पता चल जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो लॉस में गया, ठीक है, मतलब जितने कॉस्ट लगी उससे कम रेवेन्यू मिलने वाला है आपको, तो इमीडिएटली उसी साल आप जितना भी आपका एक्सपेक्टेड लॉस है वो रिकॉग्नाइज कर दोगे बुक्स में, ठीक है, उसमें देरी नहीं करनी। मतलब कंजर्वेटिज्म है ना, प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड गेन्स, प्रूडेंस जिसको आप बोलते हो। तो इफ इट्स प्रोबेबल दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड करने वाली है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से, जिस साल भी ये ऐसा पता लग जाए तो फिर एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉग्नाइज कर दो इमीडिएटली। कई बार हो जाता है कि खर्चे ज़्यादा हो गए, लेबर ज़्यादा आप कहोगे ऐसा कैसे, सब कुछ तो एग्रीड होता है, पहले होता तो सब कुछ एग्रीड है, लेकिन काम तो मटीरियल है, लेबर है, एस्केलेशन कम थी, एस्केलेशन सारी कॉन्ट्रैक्ट में हमने एग्री नहीं करी, तब हमने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, बाद में लेबर अड़ गई, नहीं पैसे बढ़ाओ हमारे, तो देने पड़ेंगे, काम तो करना पड़ेगा, मार्केट में गुडविल बनानी है। तो ऐसे हम काम छोड़ छोड़ के भागेंगे अगर कॉन्ट्रैक्टर्स, तो फिर उनको दूसरे काम नहीं मिलेंगे ना, इस वजह से। आई बात समझ में?